टॉपिक है वो है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विनिमय साध्य विलेख 1881। इसके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। तो सबसे पहले हम इसका आशय समझ लें कि विनिमय साध्य विलेख क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, और यदि हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में क्या डेफिनेशन दी गई है, इसमें कहा गया है कि विनिमय साध्य विलेख का आशय विनिमय विपत्र, चेक या प्रतिज्ञा पत्र है जो आदेशित व्यक्ति या वाहक को भुगतान किया जाता है। समझ में आया? यदि आपको लिखना है तो आप नोट करते चलिए कि विनिमय साध्य विलेख का आशय ऐसे विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र या चेक से है जिसमें आदेशित व्यक्ति या वाहक को भुगतान किया जाता है। तो ये एकदम सिंपल संकुचित परिभाषा हुई। विस्तृत शब्दों में इसकी यदि परिभाषा हम देखें तो विनिमय साध्य विलेख का आशय व्यापार और व्यवहार में ऐसे विनिमय साध्य विलेख को माना जाता है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण सुपुर्दगी से या बेचान से हो जाता है, जिसके बाद पक्षकार को, पार्टी को संपत्ति वाद प्रस्तुत करने का अधिकार और संपत्ति पर स्वतः अधिकार मिल जाता है। समझना इस चीज को। संकुचित अर्थ में हमने देखा कि आदेशित व्यक्ति या वाहक को भुगतान किया जाता है, और विस्तृत अर्थ में देखा कि व्यापार में सभी उनको विनिमय साध्य विलेख माना जाता है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण सुपुर्दगी से या बेचान से या दोनों से हो जाता है, जिसके बाद पक्षकार को किसकी वाद प्रस्तुत करने की और संपत्ति पे स्वामित्व का स्वतः अधिकार मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें कुछ वर्ड आप लोगों ने सुने, वाहक, आदेशित व्यक्ति, ये हम नोट करते हैं, इसे मैं समझाती हूँ। आदेशित व्यक्ति, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इन शब्दों के मीनिंग आपको पता चलेंगे। इसके बाद जो है हमने देखा है स्वतः अधिकार। स्वतः अधिकार ये क्या होता है? तो विनिमय साध्य विलेख के द्वारा यदि कोई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तो वाहक या आदेशित व्यक्ति। ठीक है, अब जो है हम इसकी विशेषताएं देख लें। इन शब्दों को हम डिस्कस करते हैं, अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे तब समझाती हूँ मैं आपको इसकी विशेषताएं, विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हो गई? शर्त रहित। विनिमय साध्य विलेख में क्या क्या आ रहा है? हमने 3 नाम देखे, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक। तो चेक को दिमाग में रख के आप इसकी विशेषताएं जो है लिख सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा इस बात की प्रतिज्ञा की जाती है, वचन दिया जाता है कि मैं 3 महीने के पश्चात इतने रुपए इस व्यक्ति को भुगतान करूंगा, तो वो प्रतिज्ञा पत्र होता है। सेम ऐसे विनिमय विपत्र होता है, उसमें भी कुछ इसी तरह की लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है। तो पहली चीज शर्त रहित होती है। इसमें मतलब लिखने वाला व्यक्ति, वचन देने वाला व्यक्ति कोई भी शर्त ऐड नहीं कर सकता है। यदि कोई शर्त लिखी है कि मैं 10,000 रुपए का भुगतान इस व्यक्ति को करूंगा यदि इसकी बिल्डिंग गिर जाए, तो इस तरह की यदि कोई शर्त उसमें ऐड है तो वह विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाएगा। ठीक है, शर्त रहित होता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। दूसरा, वाद प्रस्तुत करना। इसका अर्थ है कि प्रतिज्ञा पत्र जैसे लिखा, प्रतिज्ञा पत्र का मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। क्या लिखा जा रहा है इसमें? यहाँ पे स्थान लिखा है, जैसे मान लीजिए इंदौर। यहाँ पे दिनांक लिखी है, हम दिनांक लिख लें इसकी। यहाँ पे अमाउंट लिखी रहती है 60,000 रुपए। यहाँ पे स्टैंप चिपकी रहती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है कि उपरोक्त राशि 2 महीने, 3 महीने, जितना भी समय लेना है, 3 महीने के पश्चात मिस्टर राम या
जो भी व्यक्ति है जिसको पेमेंट करना है उसे या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान करने का वचन देता हूँ जिसका प्रतिफल मुझे प्राप्त हो चुका है। इस तरह की लाइन इसमें लिखी रहेगी। नीचे लिखने वाला साइन करेगा, जैसे हम ले लें कि सोहन है तो यहाँ सोहन साइन करेंगे और यहाँ पर किसको दे रहा है वचन उसका नाम लिखा रहेगा। तो हम यहाँ ले लें मिस्टर मिलिंद है। तो ये आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। अभी हम विनिमय विपत्र क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लिखा रहता है। तो यहाँ पर यदि मिस्टर सोहन निर्धारित तिथि पर जो 3 महीने का टाइम बोला है मिस्टर मिलिंद का पेमेंट नहीं करते हैं तो मिस्टर मिलिंद जो है मिस्टर सोहन पर केस फाइल कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद थर्ड पॉइंट है संपत्ति पर स्वतः अधिकार। संपत्ति पर स्वतः अधिकार, इसका क्या अर्थ होता है कि पिछले जो है ये हमने एक प्रतिज्ञा पत्र देखा, ऐसा ही यदि किसी संबंध में विनिमय विपत्र दिया है, किसी संपत्ति के संबंध में ये विनिमय विपत्र दिया है और मान लीजिए वह संपत्ति चोरी की है या झूठ बोलकर ली गई है या मिस्टर सोहन जो है यहाँ पर डिफॉल्टर है, उसके बावजूद जो है मिस्टर मिलिंद को जो संपत्ति मिलेगी, जो राशि मिलेगी, उसके संबंध में उनका जो अधिकार रहेगा वह किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। इसके पहले मिस्टर सोहन ने इसे किस तरीके से प्राप्त किया है, झूठ बोलकर किया है, चोरी लेकर यह संपत्ति प्राप्त की है या कुछ भी कपट है, कुछ भी किया है, इसके पहले वाली पार्टी का कोई कपट है, झूठ बोलकर किया गया है, चोरी की है, तब भी मिस्टर मिलिंद को जो संपत्ति मिलेगी उस पर उनका अधिकार क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। स्वतः अधिकार मतलब उन्हें इस संबंध में दोषी नहीं माना जाएगा और वह कोर्ट केस कर इस संपत्ति पर पूरा अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वतः अधिकार का अर्थ समझ में आया आप लोगों को कि पूर्व के संबंध की जितने भी अधिकारों में कोई प्रॉब्लम रही है, कोई त्रुटि रही है, कोई चोरी रही है, कोई झूठ बोला गया है, तब भी मिस्टर मिलिंद को मतलब जिन्हें ये संपत्ति मिल रही है, मिस्टर मिलिंद को जो संपत्ति मिलेगी उस पर उनका अधिकार क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। स्वतः अधिकार मतलब इस संबंध में उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता हो जाएगी परिपक्वता पर भुगतान, मैच्योरिटी पर पेमेंट। देखिए परिपक्वता, यहां हमने एग्जांपल लिया था कि उपरोक्त राशि का भुगतान 3 महीने के बाद आदेशित व्यक्ति को या स्वयं को किया जाएगा, मिस्टर मिलिंद को किया जाएगा। तो परिपक्वता तिथि क्या होगी, यहाँ पर 3 महीने हम काउंट कर लेंगे, अप्रैल से मई, जून और जुलाई। 21 जुलाई जो है मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। तो परिपक्वता तिथि पर इस विनिमय साध्य विलेख का भुगतान कर दिया जाता है और यदि मिस्टर सोहन चाहे तो पूर्व में भी कर सकते हैं। मिस्टर मिलिंद इस विपत्र को, इस प्रतिज्ञा पत्र को अवधि से पहले क्या कर सकते हैं, प्रस्तांकन भी कर सकते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं उसे। किसी दूसरे व्यक्ति को उन्हें पेमेंट करना है 60,000 रुपए का, तो इसे वह दे सकते हैं। तो परिपक्वता तिथि पर क्या हो जाएगा, इसका भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि प्रतिफल। प्रतिफल बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पैसे का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मनी जो है हमें पेमेंट करनी है, उसके लिए हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, ये एक सुविधा है। तो विनिमय साध्य विलेख की सबसे बड़ी विशेषता है वह है प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल होना बहुत जरूरी है। जैसे चेक में भी आपने देखा होगा हमेशा राशि लिखी जाती है, अमाउंट लिखी जाती है, तो बिना प्रतिफल के कोई भी विनिमय साध्य विलेख नहीं होता है। तो ये क्या हुई इसकी विशेषताएं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की मान्यताएं। मान्यताओं का अर्थ होता है कि जब कोई कोर्ट केस होता है तो उस संबंध में ये मान्यताएं रखकर जो है कोर्ट के डिसीजंस जो है वो दिए जाते हैं। तो 8 मान्यताएं जो है वो विनिमय साध्य विलेख के बारे में बताई गई हैं। तो कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत मान्यताएं बताइए, एजम्पशन।
जब भी कोई कोर्ट केस किया जाता है और उसमें जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये मान्यताएं, एजम्पशन जो है सपोज की जाती है कि हाँ ये वाली शर्त तो अवश्य ही पूरी हो गई होगी। तो पहली है आपकी प्रतिफल के संबंध में, प्रतिफल के संबंध में तो ये सपोज रहता है कि जो विनिमय साध्य विलेख है उसमें प्रतिफल तो इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है। दूसरा, दिनांक, डेट, तिथि, यह भी माना जाता है कि जो विनिमय साध्य विलेख है उसमें डेट, दोनों डेट मतलब लिखने की डेट और मैच्योरिटी डेट वो रहेगी। तीसरा, स्वीकृति, स्वीकृति के संबंध में चेक जो है इसका प्रकार देखें हम तो उस चेक में तो स्वीकृति नहीं लगती है, लेकिन विनिमय विपत्र जो होता है उसमें विनिमय बिल लिखा जाता है, उसके बाद सामने वाली पार्टी पक्षकार के सामने स्वीकृत करने के लिए रखा जाता है। तो ये एजम्पशन रहती है कि मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है। चौथा जो है आपका वो है प्रस्थांकन के संबंध में, प्रस्थांकन के संबंध में। प्रस्थांकन क्या होता है? इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। मिस्टर मिलिंद को किसी तीसरे व्यक्ति को पेमेंट करना है 60,000 रुपए, तो ये जो है बिल वो दे देंगे किसको? तीसरा व्यक्ति मान लीजिए मिस्टर रोशन है, इनको जो मिस्टर मिलिंद को 60,000 रुपए का पेमेंट इनको करना है, तो मिस्टर मिलिंद को यह राइट है, अधिकार है कि वो ये जो प्रपत्र है, प्रतिज्ञा पत्र बोले या विनिमय पत्र, ये मिस्टर रोशन को दे सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? मिस्टर सोहन जो है ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट किसको करेंगे? मिस्टर रोशन को। तो दोनों का काम हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रस्थांकन मीन्स होता है जब मिस्टर मिलिंद जो है इसको किसे दे दें? मिस्टर रोशन को। ऐसा नंबर ऑफ इंडोर्समेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रस्थांकन हो सकते हैं। मिस्टर रोशन को जो है अमाउंट किसी और को देनी हो, मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट कहलाएगा, प्रस्थांकन कहलाएगा। तो प्रस्थांकन के संबंध में भी यह माना जाता है कि परिपक्वता तिथि के पहले ही क्या कर दिया गया है? इंडोर्समेंट मतलब प्रस्थांकन कर दिया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है धारक के संबंध में, होल्डर। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धारक, होल्डर कौन होगा? तो इस कंडीशन में होल्डर कौन होगा? धारक किसके पास ये बिल रखा रहेगा? मिस्टर मिलिंद के पास। ठीक है। ये प्रतिज्ञा पत्र जो है किसके पास रहेगा? तो ये कौन होगा? होल्डर। इनको ही राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा और यही जो है केस कर सकते हैं। तो धारक के संबंध में यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास रखा हुआ है वह इसका होल्डर हुआ। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा स्वीकृति हो गया हमारा। हस्तांतरण के संबंध में, हस्तांतरण के संबंध में तो हस्तांतरण ट्रांसफर करना है, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, वाहक और आदेशित। यदि जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, जैसे चेक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बैरियर चेक आपने सुना होगा, तो वाहक चेक में क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता है, वो चेक जो है ब्लैंक होता है, रिसीव करने वाले का, प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा रहता है। जिस भी व्यक्ति को वो मिलता है वह बैंक में जाएगा और विंडो पे प्रस्तुत करेगा, तो बैंक उसको पेमेंट दे देगी। बैंक यह भी चेक नहीं करेगी कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसमें सामने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। वाहक और आदेशित में क्लियर नाम लिखा रहता है, ऊपर नाम क्लियर लिखा रहता है कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम या जो भी है, जिस भी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो उस संबंध में बैंक प्रॉपरली चेक करती है कि चेक का पेमेंट लेने कौन व्यक्ति आया है, साइन मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करती है। तो हस्तांतरण के संबंध में यह पहले से मान्यता रहती है कि किसको दिया गया है, किसको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है। फिर है अनादरण। अनादरण के संबंध में डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है? यदि हमारे एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या वादा प्रॉमिस किया गया था, क्या वचन दिया गया था? 21 जुलाई, 3 महीने
के बाद 3 महीने के अंदर जो है हम पेमेंट कर देंगे। यदि जो है 21 जुलाई तक मिस्टर सोहन के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या माना जाएगा कि यह जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विनिमय साध्य विलेख क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, अनादरण हो गया है। समझ में आया कि उसको यदि हम अनादरण की परिभाषा बोले कि मैच्योरिटी डेट पर यदि किसी पक्षकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो वह बिल क्या माना जाता है, अनादृत माना जाता है, डिसऑनर माना जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद जो है स्टैंप, लास्ट हमारा 8 पॉइंट है स्टैंप के संबंध में। देखिए यहाँ पे स्टैंप लगा होना बहुत जरूरी है। टिकट जो रहती है स्टैंप वो बहुत कंपलसरी है। तो यदि कोई विनिमय विपत्र गुम गया है, खो गया है तो उस संबंध में माना जाएगा कि उस पर प्रॉपर स्टैंप लगी थी। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। इस संबंध में भी कोर्ट केस होता है तो उस संबंध में जो है कोर्ट इन सब मान्यताओं को ध्यान में रखकर डिसीजन देती है। फ्रेंड्स, तो विनिमय साध्य विलेख क्या होता है वो हमने देखा, विशेषताएं देखी। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग विनिमय साध्य विलेख में हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा हमें पढ़ना है विनिमय विपत्र, और तीसरा हमें पढ़ना है क्या, चेक। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, विनिमय विपत्र क्या होता है, चेक क्या होता है और इनकी विशेषताएं। तो देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये क्या था हमारा एग्जाम्पल प्रतिज्ञा पत्र का। तो प्रतिज्ञा पत्र ऐसा प्रपत्र होता है जो लिखित होता है, शर्त रहित होता है और लेखक के द्वारा क्या लिखा रहता है, इस बात का वचन दिया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है कि प्रपत्र में लिखे व्यक्ति को, वाहक को या आदेशित व्यक्ति को निर्धारित निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। समझ में आया। प्रतिज्ञा पत्र क्या लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा लिखित पत्र होता है, प्रपत्र होता है जो कि लेखक के द्वारा लिखा जाता है, शर्त रहित होता है और इसमें लेखक इस बात की प्रतिज्ञा करता है या वचन देता है कि इस प्रपत्र में लिखे व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को निश्चित तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको प्रतिज्ञा पत्र। अब क्या क्या चीजें हुई, विशेषता क्या क्या हो गई। हमने जो परिभाषा में लिखा लिखित प्रपत्र, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, हमेशा लिखित होता है। ठीक है, रिटर्न में ही अलाउ है, मौखिक जो है वह प्रतिज्ञा पत्र नहीं हो सकता है। दूसरा, आप जो है ये डायग्राम आप फॉर्मेट देख रहे हैं, सैंपल देख रहे हैं, इस हिसाब से आप पूरी विशेषताएं इसको देखकर लिख सकते हैं। लिखित, फिर क्या लिख सकते हैं हम, हस्ताक्षर, लिखने वाले के मतलब मिस्टर सोहन के हस्ताक्षर कंपलसरी है। तीसरा, दिनांक, इसमें दिनांक जो है जरूर लिखी जाती है, किस तारीख को यह लिखा गया है। चौथा, निश्चित राशि, राशि जो है इसमें बहुत कंपलसरी है, ये राशि जो है यहाँ पर लिखी जाती है, अनिवार्य है। फिर निश्चित तिथि, डेट, मतलब इसमें क्लियरली ये लिखा जाएगा कि उपरोक्त राशि का भुगतान 3 महीने बाद, 2 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ये डिपेंड रहेगा दोनों पार्टी के ऊपर। तो निश्चित तिथि का उल्लेख अवश्य रहता है। फिर निर्धारित व्यक्ति, जैसे इसमें क्या लिखा रहेगा, हमने मिलिंद और सोहन का एग्जाम्पल लिया है कि उपरोक्त राशि का भुगतान 3 महीने के पश्चात मिस्टर मिलिंद या उनके द्वारा आदेशित व्यक्ति या वाहक को कर दिया जाएगा। ठीक है, वचन देता हूं तो निर्धारित व्यक्ति। फिर क्या, स्टैम्प,
प्रतिज्ञा पत्र पर यदि स्टैंप नहीं लगा है तो वह विनिमय साध्य विलेख नहीं बन सकता है। तो स्टैंप का होना बहुत जरूरी है। क्लियर। फिर प्रस्थांकन का मीनिंग मैंने आपको विनिमय साध्य विलेख समझा रही थी तब समझाया था। तो वो सेम है कि मिस्टर मिलिंद जो है मिस्टर रोशन को ये बिल कभी भी निर्धारित मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले, परिपक्वता तिथि के पहले दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा प्रतिज्ञा पत्र। मीनिंग आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आते हैं हम विनिमय विपत्र। इसमें एक चीज और रह गई हमारा, शर्त रहित। ये मैंने विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा में ही आपको समझाया था कि जितने भी विनिमय साध्य विलेख होते हैं वो सब कंडीशन लेस होते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, शर्त रहित होते हैं। इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें विनिमय विपत्र की। देखिए परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। फिर से एक बार बोलती हूँ, विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र दोनों की परिभाषा, इन्हें आशय लिखना है आपको तो सेम ही रहेगा कि विनिमय विपत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो कि शर्त रहित होता है, लिखित होता है, लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें वह व्यक्ति इस बात का वचन देता है कि वह निर्धारित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को निर्धारित तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान कर देगा। समझ में आया? एक बार फिर से आप चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि इन दोनों की परिभाषा जो है वो सेम है। क्या है कि यह एक ऐसा प्रपत्र है जो कि लिखित शर्त रहित होता है, जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और इसमें इस बात का वचन दिया जाता है कि वह निर्धारित तिथि पर निर्धारित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान कर देगा। क्लियर। अब यदि हम विशेषताओं की बात करें तो सेम विशेषताएं हैं, नथिंग चेंज। क्योंकि इसके फॉर्मेट, यदि मैं विनिमय विपत्र का आपको फॉर्मेट बताऊं तो सेम फॉर्मेट होता है, सिर्फ एक वर्डिंग जो है वो भी माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ बोलने की बात है। क्या लिखा है यहाँ पे? उपरोक्त राशि का भुगतान 3 महीने के पश्चात मिस्टर मिलिंद या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को कर दिया जाएगा जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, इसीलिए इसकी विशेषताओं में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ एक अंतर जो है विशेषता में, क्या अंतर आएगा? स्वीकृति। विनिमय विपत्र में जो है स्वीकृति अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिस्टर सोहन जो है प्रतिज्ञा पत्र यदि लिखते हैं तो वो डायरेक्ट मिस्टर मिलिंद को क्या दे देंगे? प्रतिज्ञा पत्र दे देंगे, वचन पत्र दे देंगे कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 60,000 रुपए इतनी तारीख 21 जुलाई तक पेमेंट कर दूंगा। और विनिमय विपत्र में जिस व्यक्ति को पैसे चाहिए हैं वो इसे लिखता है, मतलब 60,000 रुपए का अमाउंट जो है मिस्टर सोहन को चाहिए है तो वो लिखेंगे और मिस्टर मिलिंद जो है उस पर साइन करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो स्वीकृति जो है इसमें विनिमय विपत्र में बहुत जरूरी होती है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र समझ में आया आपको, विनिमय विपत्र समझ में आया। अब हम बात करते हैं चेक की। चेक से आप लोग सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो चेक की परिभाषा कैसे लिखेंगे पता है, लेकिन अब परिभाषा लिखनी है तो वही लिखेंगे। चेक एक लिखित प्रपत्र होता है, शर्त रहित होता है, लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें किसको आदेशित करते हैं? चेक कहाँ से कैश होता है? बैंक को। तो इसमें एक लाइन ऐड होगी कि जिसमें बैंक को आदेशित किया जाता है कि इस चेक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाए। समझ में आया क्या अंतर आया इसमें? लिखित तीनों होते हैं, शर्त रहित तीनों होते हैं, तीनों में निर्धारित राशि होती है, तीनों में निर्धारित व्यक्ति होते हैं। बस इसमें आपको एक लाइन क्या ऐड करनी है कि इसमें बैंक को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को कर दिया जाए। आया समझ में? अब विशेषताएं जो हैं क्या रहेंगी? लिखित होता है, चेक पे हस्ताक्षर कंपलसरी है, दिनांक चेक पर कंपलसरी है, निश्चित राशि उसमें लिखना बहुत जरूरी है,
हम वर्ड्स में भी लिखते हैं और न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखते हैं, मतलब 10,000 रुपए हम ऐसे भी लिखते हैं चेक में, और 10,000 रुपए मात्र हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों में लिखी जाती है। तिथि उसमें लिखी रहती है, डेट तो इसमें एक ही बार आएगी क्योंकि कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, परिपक्वता तिथि नहीं होती है। तो इन दोनों में से एक पॉइंट रहेगा। व्यक्ति, चेक जो है अभी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो यदि जो है बैरियर चेक है, वाहक चेक है, तो उसमें नाम इंडिकेट नहीं होता है, और यदि जो है क्रॉस्ड चेक है, रेखांकित चेक है, तो उसमें नाम इंडिकेट होता है। तो उस हिसाब से तो व्यक्ति जो है उसमें रहेगा। स्टैंप की जरूरत नहीं है, इन दोनों में स्टैंप रहता है, इसमें चेक में स्टैंप की जरूरत नहीं है। चेक का प्रस्तांकन, चेक जो है डायरेक्टली हैंड ओवर किया जाता है पेमेंट के लिए, शर्त रहित तो कंपलसरी है क्योंकि विनिमय साध्य विलेख है। तो यदि आपको प्रतिज्ञा पत्र के बारे में आता है, आपको विनिमय विपत्र के बारे में आता है, और यदि चेक की परिभाषा और विशेषता आती है, तो आप जो है इन दोनों का फॉर्मेट जरूर बनाएं जब भी एग्जाम में आए, मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो ये हुई हमारी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र और चेक की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, अब जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिज्ञा पत्र और चेक में डिफरेंस करिए, या विनिमय विपत्र या चेक में डिफरेंस करिए। तो उसके पॉइंट हम समझ लेते हैं। हमने तीनों के मीनिंग और विशेषताएं समझ ली। तो यदि आपको इसमें डिफरेंस आता है तो आप किस तरीके से अपने पॉइंट को लिखेंगे। तो कभी भी आपको यदि डिफरेंस आता है, अंतर आता है, तो आप उसमें हमेशा किस तरीके से लिखेंगे, अंतर का आधार जरूर लिखिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। फिर आपको जिसमें भी डिफरेंस करना है, चेक और विनिमय विपत्र। सबसे पहला हम ले लेते हैं पक्षकार, पार्टीज। तो चेक में जो है 3 पार्टी होती है, 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? एक चेक को लिखने वाला, ड्रॉअर, एक चेक को भुनाने वाला, मतलब जिसके लिए चेक लिखा गया है, ड्रॉई, और एक पेई। तो पेई हमेशा बैंक रहेगी, चेक का भुगतान हमेशा बैंक करेगी। तो इसमें कितने पक्षकार होते हैं? 3 पक्षकार होते हैं। और विनिमय विपत्र में 2 पक्षकार होते हैं। और यदि एंडोर्समेंट किया है, मतलब आपने प्रस्थांकन कर दिया है, किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है, मिलिंद ने रोशन को दे दिया है, तो कितने पक्षकार हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली बोले तो यहाँ पे मिस्टर सोहन और मिस्टर मिलिंद 2 पक्षकार होते हैं। ठीक है। फिर अवधि, टाइम पीरियड। तो चेक में हमेशा डिमांड पे रहता है, चेक ऑन डिमांड रहता है। मतलब आपने यदि आज लिखा है मिस्टर सोहन ने, तो मिस्टर मिलिंद उसे आज जाकर कैश करवा सकते हैं, बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। तो चेक जो है वो क्या होता है? मांग पर देय होता है। लिख दिया है, उसके बाद जब भी सामने वाली पार्टी बैंक में जाएगी उसको चेक मिल जाएगा। लेकिन विनिमय विपत्र जो है वह निर्धारित तिथि से होता है। ठीक है। ड्यू डेट रहती है, जैसे हमने देखा था 21 अप्रैल को लिखा है और 3 महीने के लिए लिखा है, तो ड्यू डेट उसकी क्या रहेगी? 21 जुलाई। तीसरा है स्वीकृति। चेक में स्वीकृति की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विनिमय विपत्र जो है, हमने इसकी विशेषता में देखा था, एक्सेप्टेंस जरूरी है, स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है। फिर है रेखांकन, क्रॉस्ड। तो चेक का रेखांकन किया जाता है। अब रेखांकन क्या होता है, अभी हम इसके बाद समझने वाले हैं। तो चेक का रेखांकन होता है, क्रॉस किया जाता है और स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो पेमेंट उसी को किया जाता है। और विनिमय विपत्र का रेखांकन नहीं होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्रस्थांकन, एंडोर्समेंट, किसी थर्ड पार्टी को देना है। तो चेक का प्रस्थांकन क्या होता है? कर सकते हैं हम, चेक बिल्कुल दे सकते हैं, और विनिमय विपत्र भी हम दे सकते हैं। लेकिन प्रस्थांकन की शर्तें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो प्रस्थांकन कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका जो है, प्रस्थांकन का तरीका अलग होता है दोनों में। तो इसमें प्रस्थांकन कर सकते हैं
इसमें भी कर सकते हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ, तो करने का तरीका जो है वह दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद और क्या डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है, विनिमय विपत्र में स्टैंप जरूरी होता है, स्टैंप का कंपलसरी है, लेकिन चेक में कोई स्टैंप नहीं होता है, स्टैंप चेक में नहीं होता है, लेकिन विनिमय विपत्र में क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, फिर 7वां अनुग्रह दिवस, डे ऑफ ग्रेस। तो चेक में कभी भी 3 दिन जो अनुग्रह दिवस के जोड़े जाते हैं वो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विनिमय विपत्र में जैसे 21 जुलाई हमारी डेट आ रही है, तो 3 दिन जो है वो ग्रेस डेज के नाम से जोड़े जाते हैं, मतलब उनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो कौन सी मानी जाएगी, 3 दिन ऐड करेंगे तो 24 जुलाई। तो अनुग्रह दिवस चेक में आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन विनिमय विपत्र में 3 दिन अवश्य जोड़े जाते हैं। जो डेट निकाली जाती है परिपक्वता तिथि 2 महीने के लिए लिखा है, 3 दिन जोड़े जाते हैं। फिर प्रारूप, चेक का तो प्रारूप होता है, चेक बुक होती है, तो एक निर्धारित प्रारूप होता है। चेक जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में हमें बैंक से चेक बुक मिलती है, लेकिन विनिमय विपत्र का जो है निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको यदि डिफरेंस आते हैं चेक और विनिमय विपत्र में या चेक और प्रतिज्ञा पत्र में, तो आप डिफरेंस जो है लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि चेक कितने प्रकार का होता है और चेक का रेखांकन, मतलब चेक को क्रॉस्ड किया जाता है तो उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक क्या होता है ये हम समझ चुके हैं, चेक के प्रकार। तो चेक के प्रकार में पहला चेक का आपका टाइप है वो है वाहक चेक, वाहक चेक, बेरियर चेक। चेक मीन्स हम यदि उसके फॉर्मेट को देखें, इस टाइप से एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें डिटेलिंग लिखी रहती है, इस तरफ दिनांक लिखी रहती है, यहाँ पे पे लिखा रहता है, नाम लिखना रहता है, राशि किसे पे करना है, कितनी राशि का भुगतान करना है, खातेदार के हस्ताक्षर, यहाँ पे अमाउंट का बॉक्स रहता है। इस तरीके से चेक का आपका फॉर्मेट रहता है। वाहक चेक मतलब होता है कि यह जिस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा या जिस व्यक्ति को भी दिया जाएगा, बैंक उस व्यक्ति को नगद भुगतान कर देगी। बेरियर चेक, नाम इंडिकेट नहीं, जैसे कि किसी चेक पे हम लिख दें कि मिलिंद या वाहक को चेक का भुगतान कर दिया जाए, यहाँ जो है नाम लिखना रहता है, किसे पे करना है। तो मैंने यदि यहाँ पे मिलिंद या वाहक लिख दिया यहाँ पे, तो क्या अर्थ रहेगा कि मिलिंद को भुगतान कर दे या कोई भी वाहक, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास ये है। मिलिंद ने मान लीजिए इसे मिस्टर रमेश को दे दिया है, तो यदि रमेश इस चेक को ले जाकर बैंक में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो बैंक बिना किसी जांच पड़ताल के इस वाहक चेक का भुगतान मिस्टर रमेश को कर देगी। तो वाहक चेक का अर्थ होता है जिसमें प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर जो है उसका नाम डिफाइन नहीं होता है या पर्टिकुलर उस व्यक्ति को ही भुगतान किया जाए, ये नहीं। यहाँ पे मिलिंद भी हो सकता है या वाहक भी हो सकता है। तो यदि चेक किसी तीसरे व्यक्ति को दिया गया है तो बैंक उस व्यक्ति को भी पेमेंट कर देगी। ये होता है वाहक चेक। ठीक है, इसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि पेमेंट गलत व्यक्ति को हुआ है, या जाकर जो है चेक लिखने वाला ये क्वेश्चन करे कि चेक का भुगतान आपने गलत व्यक्ति को कर दिया है, क्योंकि चेक में ही ये लिखा है कि मिलिंद या वाहक, कोई भी व्यक्ति आकर इसको, तो या वाहक शब्द केवल मिलिंद लिखा हो तो ये स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे,
कि केवल मिलिंद को ही देना है, मिलिंद नाम का व्यक्ति आएगा, उसी को ये पेमेंट करना है। लेकिन यदि यहाँ पर या वाहक शब्द लिख दिया है तो उस कंडीशन में यह किसी को भी पेमेंट हो सकता है। तो जब नाम स्पेसिफाई नहीं हो या वाहक शब्द जोड़ दिया गया हो नाम की जगह पे। दूसरा होता है आदेशित चेक। नाम से क्लियर है, ऑर्डर्ड चेक। इसमें जो है बैंक को एक विशेष व्यक्ति के लिए ऑर्डर दिया जाता है कि केवल मिलिंद को ही भुगतान किया जाए, या वाहक शब्द हटा दिया जाए, मिलिंद ये नाम ही लिखा जाए, या केवल मिलिंद को भुगतान किया जाए। तो आदेशित चेक ऐसा चेक होता है जिसमें भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत स्पेसिफाई लिखा जाता है, विशिष्ट रूप से लिखा जाता है। वाहक चेक जिसमें जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उसका नाम स्पेसिफाई मतलब विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं रहता है चेक में। और आदेशित चेक ऐसा चेक जिसमें जिस व्यक्ति को भुगतान करना है या जो भुगतान प्राप्त करने वाला है उस व्यक्ति का नाम यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। ठीक है। तीसरा ओपन चेक, खुला चेक। तो जो चेक रेखांकित नहीं है, क्रॉस्ड नहीं है, अभी हम क्रॉस्ड क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो जो चेक क्रॉस्ड नहीं है, रेखांकित नहीं है, उस चेक को ओपन चेक बोलते हैं, जिसका भुगतान विंडो पे से किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। तो खुले चेक के ही ये प्रकार हो सकते हैं। तो ओपन चेक मतलब जो रेखांकित नहीं है। और चौथा है आपका रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्रॉस्ड चेक मीन्स होता है कि जब चेक के ऊपर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे दो तिरछी लाइनें खींच दी जाएं तो उस चेक को बोलते हैं रेखांकित चेक। इसका अर्थ होता है, चेक का रेखांकन का आशय भी है और प्रकार भी है। रेखांकन का आशय होता है कि इस चेक को जब बैंक में प्रस्तुत किया जाएगा तो इसका भुगतान नगद नहीं प्राप्त होगा। ये क्रॉस्ड चेक है। और यदि चेक में इस तरह की दो लाइनें नहीं खींची हैं तो ये क्या कहलाएगा? ओपन चेक। मतलब इसका भुगतान बैंक से आप नगद भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दो तिरछी लाइनें खींची हुई हैं तो ये कौन सा चेक हो गया? रेखांकित चेक हो गया। लेफ्ट कॉर्नर में खींची जाती है तिरछी लाइनें, ये रेखांकित चेक हो गया। इसका अर्थ होता है कि इस चेक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नगद राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके खाते में, बैंक अकाउंट में वह राशि जमा की जाएगी। समझ में आया रेखांकित चेक? तो इस प्रकार से आपको यदि चेक के प्रकार आते हैं तो आप चेक के प्रकार लिखेंगे। अब जो है हम समझेंगे ये वाला टॉपिक, चेक का रेखांकन आपको डिटेल में है, तो हम उसको डिटेल में समझते हैं कि चेक का रेखांकन क्या होता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और उसके उदाहरण क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेक का रेखांकन। तो चेक का रेखांकन का आशय आपको लिखना है, आप नोट कर लीजिए कि चेक का रेखांकन का आशय है यदि किसी चेक पर लेफ्ट मतलब बाएं हाथ तरफ दो तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं तो इसे चेक का रेखांकन कहते हैं। और चेक का रेखांकन के बाद उस चेक का भुगतान बैंक से कभी भी नकद नहीं किया जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। समझ में आया? यदि मैं इस चेक के ऊपर दो तिरछी लाइनें नहीं खींचती हूं तो इसका भुगतान नगद मिल सकता है। और यदि मैंने यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे बाएं हाथ तरफ दो तिरछी लाइनें खींच दी हैं चेक के ऊपर तो ये क्या कहलाएगा? चेक का रेखांकन। क्या परिभाषा होगी इसकी? कि जब किसी चेक पर बाएं हाथ तरफ तिरछी दो लाइनें पैरेलली खींच दी जाती हैं तो इसे चेक का रेखांकन कहते हैं। चेक के रेखांकन होने के बाद इस तरह के चेक का भुगतान नगद नहीं प्राप्त किया जा सकता है
बल्कि व्यक्ति विशेष के खाते में राशि जमा की जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी हम विशेषताएं देखें तो क्या विशेषता हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, दो तिरछी लाइनें रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, हमेशा इस तरीके से लाइनें खींची जाएंगी। फिर चेक के मुख पृष्ठ पर, मतलब फ्रंट साइड पे हमेशा लाइन जो है वो खींची जाती है। चेक के पीछे जो है वह नहीं करा जाता है। हमेशा यदि आपको चेक क्रॉस करना है, चेक को क्रॉस्ड बनाना है, रेखांकन करना है, तो चेक के फ्रंट साइड पे ही लेफ्ट कॉर्नर में आपको दो लाइनें खींचनी है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव होता है, चेक का भुगतान नगद नहीं होता है। इस लाइनों को खींचने के बाद क्या प्रभाव हो जाता है कि चेक का भुगतान नगद कभी भी नहीं किया जाएगा, व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि। और क्या है ये चेक की सुरक्षा हेतु है। तो ये जो क्रॉस्ड चेक का रेखांकन जो पैटर्न है या टेक्निक रखी गई है, ये जो है कि विंडो पे नगद कोई भी व्यक्ति आकर डिमांड करे चेक की, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए, उसके खाते में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए यह तरीका है। तो यह चेक की सुरक्षा हेतु एक प्रकार है हमारे पास। ठीक है, फिर आदेशित व्यक्ति, चेक का भुगतान किसके बैंक खाते में किया जाएगा, जिसके भी उसमें लिखा रहेगा आदेशित व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह चेक का रेखांकन भी दो प्रकार का होता है। पहला आपका सामान्य रेखांकन हो सकता है या विशिष्ट रेखांकन, स्पेशल भी क्रॉस्ड होता है, विशिष्ट रेखांकन हो सकता है। तो ये समझ में आया आपको चेक का रेखांकन। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे चेक के रेखांकन के प्रकार। चेक रेखांकन के प्रकार कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो यह दो प्रकार है। पहला है सामान्य रेखांकन, और दूसरा है आपका विशिष्ट रेखांकन। तो सामान्य रेखांकन, ये जो मैंने किया है चेक का रेखांकन, ये क्या किया है, सामान्य रेखांकन किया है। ठीक है, दो क्रॉस्ड लाइन को खींचना और इन क्रॉस लाइन के बीच में ये दो लाइनें मैंने खींची चेक के, इसमें मैं क्या लिख सकती हूं, नॉट नेगोशिएबल, या मैं लिख सकती हूं अकाउंट पे ओनली, या एंड कंपनी, या सिंपल मैंने दो लाइनें खींची। तो सामान्य रेखांकन का अर्थ होता है कि केवल दो तिरछी लाइनें खींच दी जाए और उसमें इनमें से कोई सा भी वर्ड लिख दिया जाए या ब्लैंक भी छोड़ दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे सामान्य रेखांकन। कौन कौन से वर्ड है, नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली, एंड कंपनी, या ब्लैंक छोड़ दिया जाए। इन सभी कंडीशन को क्या माना जाता है, सामान्य रेखांकन। इसका अर्थ होगा कि जो व्यक्ति विशेष के किसी भी बैंक अकाउंट के खाते में पैसे को जमा कर सकते हैं। समझ में आया आपको सामान्य रेखांकन की। मान लीजिए ये जो चेक है मिस्टर मिलिंद को पेमेंट करना है, चेक जो है मिलिंद के नाम का है, तो मिलिंद का किसी भी बैंक में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, उसके किसी भी बैंक में जाके अमाउंट जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है सामान्य रेखांकन। नगद भुगतान इसमें नहीं होगा। और स्पेशल रेखांकन क्या होता है, विशिष्ट। इसमें जो है दो तिरछी लाइनों के मध्य में स्पेशल बैंक का नाम लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया SBI, तो इसका अर्थ ये होगा विशिष्ट रेखांकन में
कि मिस्टर मिलिंद के एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि खाता है तो उस खाते में ही उसकी राशि ट्रांसफर की जाएगी। यदि मैं क्रॉस लाइन खींच दूं और मैं लिख दूं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मिस्टर मिलिंद का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और यदि मिलिंद का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है तो या तो मिलिंद को बोलकर अकाउंट खुलवाया जाएगा या फिर जो है एजेंट के थ्रू राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो सामान्य रेखांकन मतलब केवल 2 तिरछी लाइनें लिखकर इनमें से कोई लिख दी जाए या केवल 2 लाइनें भी क्रॉस कर दी तो सामान्य रेखांकन माना जाता है। तो मिस्टर मिलिंद के किसी भी बैंक में अकाउंट होगा उसमें राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। विशिष्ट रेखांकन, विशिष्ट रेखांकन का अर्थ होता है कि उसमें आपने बैंक का नाम स्पेसिफाई कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि मिस्टर मिलिंद का एसबीआई अकाउंट में मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा तो उसमें राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो ये समझ में आया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका चेक का रेखांकन। अब हम समझेंगे यहाँ पे डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यदि कोई विनिमय साध्य विलेख अनादृत हो जाता है, अनादरण मीन्स समझाया मैंने आपको क्या होता है, डिसऑनर हो जाना। परिपक्वता तिथि पर यदि कोई विनिमय विपत्र का भुगतान नहीं होता है किसी भी रीजन से तो उसे हम कहते हैं विपत्र का अनादरण हो जाना, डिसऑनर हो जाना। तो वो किन किन कंडीशन में हो सकता है वो हम समझ लें। डिसऑनर विपत्र का अनादरण, डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो यदि ये डिसऑनर हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है वो हम समझ लें। किन किन कंडीशन में डिसऑनर हो जाता है। अस्वीकृति के दशा में, अस्वीकृति के कारण। दूसरा डिसऑनर हो सकता है भुगतान प्राप्त न होने के कारण। और तीसरा हो सकता है अनिवार्यतः। तो डिसऑनर ऑफ बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो अस्वीकृति के कारण, तो अस्वीकृति हमें स्वीकृति और अस्वीकृति किस डॉक्यूमेंट में लेनी पड़ती है, हमें लेनी पड़ती है बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र में हमें पहले लिखकर प्रस्तुत करना पड़ता है और सामने वाला पक्षकार उसे स्वीकार करता है। तो अस्वीकृति के कारण जो है कंडीशन किसमें लागू होगी, केवल विनिमय विपत्र में, क्योंकि चेक जो है उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं ली जाती है और ना ही प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस ली जाती है। तो अस्वीकृति वाला रूल, नॉन एक्सेप्टेंस वाला रूल जो है केवल विनिमय विपत्र में रखा जाएगा। तो इसमें जो है पहला होगा कब जो है डिसऑनर मान लिया जाएगा, मतलब उसके भुगतान की बाध्यता नहीं रहेगी। पहला है यदि स्वीकृति 48 आवर्स में नहीं मिली हो, 48 घंटे में प्राप्त न हुई हो। कैसे, देखिए विनिमय पत्र का हमारा फॉर्मेट क्या था, इस तरीके से था। ये स्टैंप लगाई थी हमने, यहाँ पे 60,000 रुपए लिखे थे, यहाँ पे आपने स्थान लिखा है इंदौर, यहाँ डेट लिखी थी हमने, ये मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन किए हुए। तो ये जो बिल लिखा गया था सोहन के द्वारा मिस्टर मिलिंद को, ये हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। तो मिस्टर सोहन ने बिल लिखा और इसे मिस्टर मिलिंद के पास 2 दिन 48 घंटे तक प्रस्तुत ही नहीं किया एक्सेप्टेंस के लिए कि मैं 60,000 रुपए तुम्हें 3 महीने बाद भुगतान करने का वचन देता हूं, और लिख लिया इन्होंने और मिस्टर मिलिंद के सामने 48 घंटे तक प्रस्तुत ही नहीं किया। तो ऐसा माना जाएगा कि यह बिल अनादृत हो गया है, अनादरण हो गया है।
समझ में आया कि स्वीकृति 48 घंटे में नहीं ली हो। दूसरा, स्वीकृति के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया हो। ये तो हो गया कि 48 घंटे के तक आपने प्रस्तुत ही नहीं किया है। दूसरा पॉइंट में लिख रही हूं कि प्रेजेंट ही नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे 3 दिन बाद प्रेजेंट किया तो वो पहले से ही डिसऑनर हो गया। और सेकंड पॉइंट कौन सा है कि स्वीकृति के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया, मतलब मिस्टर सोहन ने ये लिख कर रख लिया कि मैं 3 महीने बाद आपको 60,000 रुपए देने का वचन देता हूं, और मिस्टर मिलिंद को प्रस्तुत ही नहीं किया, कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उनसे कोई हाँ नहीं करवाई, तो इसे भी माना जाएगा कि यह बिल डिसऑनर हो गया है। मिस्टर सोहन को 60,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, दिवालिया या मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया या मृत्यु हो जाने पर यदि स्वीकृति भी ले ली गई थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था मिस्टर मिलिंद ने कि ठीक है तुम 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन मिलिंद की डेथ हो गई है या दिवालिया घोषित हो गया है, तो उस कंडीशन में यह बिल जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। हाँ, एक अथॉरिटी रहती है कि इनके कोई उत्तराधिकारी हैं जिनका नॉमिनीज है, मतलब जो जिनका नाम लिखा गया है, तो ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें उनके उत्तराधिकारी को नॉमिनी बनाया गया है, तो उस कंडीशन में मिस्टर सोहन उस पर पैसे के दावा कर सकते हैं। लेकिन नियम के हिसाब से हम देखें तो यदि कोई ड्रॉई मतलब मिस्टर मिलिंद दिवालिया हो गए हैं या डेथ हो गई है, तो यह बिल जो है वो क्या माना जाएगा, डिसऑनर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देनदार ही ना मिले, देनदार ही ना मिले, मतलब हमारा एग्जाम्पल चल रहा था कि 21 अप्रैल को बिल लिखा गया है, 21 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं, और 3 दिन हमने देखे थे अनुग्रह के माने जाते हैं, मतलब 24 जुलाई ड्यू डेट है। 24 जुलाई को जो उनका प्लेस डिसाइड हुआ था, उस प्लेस पर मिस्टर सोहन गए पैसे लेने, तो पता लगा मिस्टर मिलिंद जो है वो आए ही नहीं, भुगतान देनदार ही नहीं मिला। उन्होंने उनके रहने की सब जगह ढूंढ ली, तो मिस्टर मिलिंद जो है वो मिले ही नहीं उन्हें, तो उस कंडीशन में भी बिल क्या माना जाता है, डिसऑनर माना जाता है। फिर स्थल पर मौजूद ना हो, जब बिल लिखा गया था, विपत्र ये लिखा गया था, उसमें स्थान का भी डिक्लेरेशन था, लिखा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि भुगतान इस कॉलोनी में या इस स्थान पर या इनकी दुकान पर किया जाएगा। और जब मैच्योरिटी डेट आई 24 जुलाई, उस दिन पर देखा कि मिस्टर मिलिंद जो है वो मौजूद नहीं हुए, प्रस्तुत नहीं हुए, वो वहां पर नहीं आए, तो उस कंडीशन में भी माना जाएगा कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, इन सब में यदि ऐसा कहीं भी महसूस होता है मिस्टर सोहन को कि जानबूझकर पैसे न देने का ये रीजन बनाया गया है, तो उस कंडीशन में मिस्टर सोहन को यह अधिकार रहेगा कि वो केस फाइल कर सकता है। लेकिन झूठ बोला गया है, इस बात का प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोर्ट इन्हें परमिट करेगी कि आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हुए हमारे विनिमय विपत्र में अस्वीकृति के कारण। अब भुगतान प्राप्त न होने के कारण, देखिए बिल लिखा ही गया था कि हमें मैच्योरिटी डेट पर पैसे मिल जाएं, तो यदि भुगतान प्राप्त ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। फिर वो प्रतिज्ञा पत्र हो, विनिमय विपत्र हो या चेक हो। तो ये जो नियम है हमारे तीनों कंडीशन पे, तीनों टाइप्स के डॉक्यूमेंट पे लागू होते हैं, विनिमय विपत्र, चेक और प्रतिज्ञा पत्र। तो भुगतान किन किन कारणों से प्राप्त नहीं हो सकता है, तो देनदार प्रस्तुत न हुआ हो, मतलब मिस्टर मिलिंद, हमारे उदाहरण के हिसाब से तो मिस्टर मिलिंद जो हैं वो ड्यू डेट पे भुगतान देने नहीं आए। दूसरा, दिवालिया या
मृत्यु हो गई हो, उस कंडीशन में भी पैसे नहीं मिलेंगे, दिवालिया या मृत्यु हो गई हो। तो यदि जो है सामने वाले पक्षकार जिसके लिए बिल लिखा गया था वह व्यक्ति दिवालिया हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तब भी हम क्या बोलेंगे कि भुगतान नहीं मिल पाया है, इस कारण से जो है चेक या विनिमय विपत्र डिसऑनर हो गया हो। तीसरा, चेक के डिसऑनर के क्या कारण होते हैं हमारे? खाते में पर्याप्त राशि ना हो, ये केवल चेक की कंडीशन में लगेगा। खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण, ठीक है, तो ये केवल चेक की कंडीशन में लगेगा। चेक कब डिसऑनर हो जाता है? जब खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती है, तब भी बैंक जो है पेमेंट करने से मना कर देती है, तो उसे भी कहा जाएगा कि चेक डिसऑनर हो गया, अनादृत हो गया। फिर विपत्र से छेड़छाड़ कर दी गई हो, ठीक है, उस कारण से भी भुगतान नहीं मिलेगा। तो विपत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर, यदि जो है यह बिल लिखा गया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग हुई है, डेट में जो है कोई छेड़खानी कर दी गई है, अमाउंट में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी कर दी गई है, या साइन में कुछ गड़बड़, किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी, चाहे चेक हो, चाहे विनिमय विपत्र हो या प्रतिज्ञा पत्र हो, किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर दी गई हो, तो उस कंडीशन में भुगतान प्राप्त नहीं होगा। और भुगतान प्राप्त नहीं होगा आपको परिपक्वता तिथि पर, तो माना जाएगा कि विपत्र जो है वह डिसऑनर हो गया है, ठीक है। अब अनिवार्यतः कब डिसऑनर हो जाता है? तो सारी ऐसी कंडीशंस जो नियम के अकॉर्डिंग गलत है, जैसे कि चेक के मामले में जिस तारीख से लिखा गया है उस तारीख के 3 महीने के अंदर चेक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। यदि 3 महीने के बाद वह चेक प्रस्तुत किया गया बैंक में कि पेमेंट कर दिया जाए, तो वो अपने आप ही क्या मान लिया जाता है कि डिसऑनर हो गया है। तो अनिवार्यता कंडीशन में ऐसी सारी, या फिर जो है भुगतान सरकार की तरफ से कुछ रोक दिया गया हो, मना कर दिया गया हो कि इस चेक का या इस विपत्र का भुगतान जब तक केस क्लियर ना हो जाए तब तक इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो अनिवार्यतः कंडीशन में ऐसी सारी कंडीशंस आएंगी जिसमें बैंक को या व्यक्ति को स्पेसिफाई निर्देश किया गया हो किसी अधिनियम के अंतर्गत कि आप जब तक आपको आदेश न दिया जाए इस विपत्र का भुगतान न तो प्राप्त करें न भुगतान करें, तो वो सभी कंडीशन अनिवार्यता में आएंगी। तो ये होता है विपत्र का अनादरण, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज और कभी शॉर्ट आंसर में आ सकती है कि जब कोई विपत्र अनादृत हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 60,000 रुपए देने का वचन दिया गया था, अब डिसऑनर हो गया मतलब कि 60,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो यहां इसकी नोटिंग करवा ली जाए, नोटिंग और प्रमाणन। इस बात की नोटरी ऑफिस में जाकर नोटिंग करा दी जाए कि मैंने यह विपत्र लिखा था और सामने वाला व्यक्ति मैच्योरिटी डेट पर, परिपक्वता तिथि पर प्रस्तुत नहीं हुआ, उसने मेरे बिल का भुगतान नहीं किया है, तो यह चेक डिसऑनर हो गया है। तो इस बात की जो है नोटिंग करा ली जाए, तो इसे कहते हैं विपत्र की नोटिंग कराना। यह एक तरीके से सुरक्षात्मक उपाय है और सरकार की तरफ से यह डिक्लेरेशन हो जाती है कि हाँ, आपका विपत्र जो है अनादृत हो गया है और अब आप इसको, इस पैसे को वसूल करने के अधिकारी हैं। आपको आपका पैसा वसूल करवाने के लिए जो है जो भी प्रोसेस करनी है वो कर सकते हैं। और उसी डिसऑनर की नोटरी जो है सर्टिफिकेट देता है, प्रमाणित करता है कि हाँ, यह व्यक्ति सही है, इसका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो यहाँ पर जो है 60,000 रुपए का हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। तो मान लीजिए परिपक्वता तिथि हमारी 24 जुलाई थी, 24 जुलाई को पेमेंट नहीं प्राप्त होता है, तो जो लेखक है वह इसकी नोटिंग करा लेगा, नोटरी ऑफिस में जाकर इसकी नोटिंग करा लेगा
कि मेरा विपत्र जो है अनादृत हो गया है। अनादरण का समझ में आया ना आपको, मतलब कि भुगतान नहीं प्राप्त हुआ, तो वह अनादरण हो चुका है और इस बात की जो है नोटरी सर्टिफिकेट दे दे, नोटिंग कर ले अपने रजिस्टर में भी। उनके पास एक रजिस्टर होता है पूरा, उसमें भी वो एंट्री कर ले कि इस व्यक्ति का इतने रुपए की विपत्र इतनी तारीख को डिसऑनर हो गया है और इस विपत्र पर भी नोट कर दे, तो इसे कहते हैं नोटिंग। और प्रमाणन मीन्स क्या होता है? प्रोटेस्ट। इसका अर्थ होता है कि वह सर्टिफाइड कर दे कि हाँ इस व्यक्ति का इतने रुपए का विपत्र डिसऑनर हो गया है, तो उसे कहते हैं प्रमाणन। तो ये टॉपिक भी आप इसके लिए रेडी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वह है कि धारक होल्डर कौन होता है और यथाविधि धारक कौन होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, धारक और यथाविधि धारक। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। धारक, होल्डर, किसी चीज को होल्ड करना, मतलब अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विनिमय साध्य विलेख की, विनिमय साध्य विलेख मतलब विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र और चेक की, तो धारक का अर्थ क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनिमय विपत्र रखा हो या जिसे भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हम देख रहे थे, हमारा एग्जाम्पल था विनिमय विपत्र का। मिस्टर सोहन ने वचन दिया था मिस्टर मिलिंद को कि मैं भुगतान करने वचन देता हूं कि 60,000 रुपए मिस्टर मिलिंद को या उनके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान कर दूंगा। तो वो पत्र जो है किसके पास रखा रहेगा? यहाँ पे मिस्टर मिलिंद के पास, यदि प्रतिज्ञा पत्र है। विनिमय विपत्र है तो विनिमय विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? जिसको पैसा लेना है। तो यदि विनिमय विपत्र का प्रारूप है तो जिस व्यक्ति ने लिखा है कि मिस्टर मिलिंद के द्वारा 60,000 रुपए का भुगतान 3 महीने के बाद किया जाएगा, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है, तो उस कंडीशन में होल्डर कौन होगा? धारक कौन होगा? मिस्टर सोहन। तो यहाँ पर धारक मीन्स होता है कि जिस व्यक्ति के पास विपत्र रखा है और वह व्यक्ति उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी है। समझ में आया? होल्डर क्या होना चाहिए? कि जिसे भुगतान प्राप्त करने का, संपत्ति को प्राप्त करने का राइट हो ना, भुगतान प्राप्त करने का या संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको सिंपल उसमें। अब ये जो विपत्र होता है इसका इंडोर्समेंट होता है। प्रस्थांकन में हम समझ चुके हैं कि ये जो विपत्र है मिस्टर मिलिंद ने किसे दे दिया? मिस्टर रोशन को। तो यहाँ पर मिस्टर रोशन को जो है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया और मिस्टर रोशन ने इसके बदले में पर्याप्त प्रतिफल, जो भी पेमेंट करना था या जो भी संपत्ति देनी थी वो पर्याप्त रूप से चुकाई है। तो मिस्टर रोशन यहाँ पर यथाविधि धारक हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, हमारा एग्जाम्पल जो चल रहा है सोहन, मिलिंद और रोशन। देखिए, मिलिंद और सोहन के हमने दोनों एग्जाम्पल देखे हैं। यदि प्रोमिसरी नोट है तो हमने देखा कि मिस्टर सोहन ने वचन दिया है कि मैं 60,000 रुपए 3 महीने के बाद भुगतान कर दूंगा मिस्टर मिलिंद को या उनके द्वारा आदेशित व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो है पैसा किसको मिलने वाला है? मिस्टर मिलिंद को। तो मिस्टर मिलिंद जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, प्रतिज्ञा पत्र है, प्रोमिसरी नोट है, इस प्रतिज्ञा पत्र को मिस्टर रोशन से कोई संपत्ति खरीदी थी और उसके भुगतान स्वरूप दे देते हैं इसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये प्रतिज्ञा पत्र कहाँ चला गया? रोशन के पास। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्थांकन। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो यहाँ मिस्टर मिलिंद जो है वो क्या कहलाएंगे? धारक,
और मिस्टर रोशन को इन्होंने जो दे दिया है पर्याप्त प्रतिफल के बदले में, वो कहलाता है क्या? यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? धारक का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसे परिपक्वता तिथि, जिस व्यक्ति के पास परिपक्वता तिथि पर विपत्र, विनिमय विपत्र रखा रहता है और जिसे भुगतान प्राप्त करने का या संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। और यथाविधि धारक, यथाविधि धारक का अर्थ है कि जिसने विपत्र को पर्याप्त प्रतिफल के बदले में परिपक्वता तिथि के पहले प्राप्त किया हो और जिसे स्वतः अधिकार हो। समझना ध्यान से कि रोशन ने यह विपत्र, देखिए 3 महीने के लिए लिखा था हमने, हमारी डेट क्या चल रही थी? 21 जुलाई, 3 दिन जोड़ के 24 जुलाई। तो मिस्टर रोशन को ये प्रस्थांकन एंडोर्समेंट कब होना चाहिए? परिपक्वता तिथि के पहले होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दान में दिया हो, मिस्टर मिलिंद ने उनको ऐसे ही दे दिया हो कि गिफ्ट में दे दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्याप्त कोई संपत्ति खरीदी हो, पर्याप्त प्रतिफल हो। तो यथाविधि धारक की परिभाषा में ऐसा धारक जिसे किसी संपत्ति के बदले या पर्याप्त व्यवहार के प्रतिफल स्वरूप कोई विपत्र परिपक्वता तिथि के पहले हस्तांतरित किया हो, तो वह व्यक्ति यथाविधि धारक होता है और उस व्यक्ति को उस संपत्ति पर स्वतः अधिकार होता है। स्वतः अधिकार का अर्थ होता है कि पहले भी समझा चुकी हूँ, क्या बताया था मैंने कि मिस्टर मिलिंद ने यहाँ झूठ बोलकर कोई संपत्ति ली है या कपट लेकर या कुछ भी गड़बड़ करके भी संपत्ति ली है, तो भी मिस्टर रोशन को इस पर अच्छा अधिकार रहेगा। मतलब पुलिस इनके पास जाकर ये नहीं बोल सकती है कि ये संपत्ति कपट वाली है, झूठ बोलकर दी गई है या चोरी की है। मिस्टर रोशन के अधिकार की ही वो संपत्ति मानी जाएगी। क्लियर? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहला, पर्याप्त प्रतिफल के बदले, पर्याप्त प्रतिफल के बदले प्राप्त की गई हो, दान स्वरूप, गिफ्ट में, मतलब कुछ ना कुछ रहा हो। दूसरा, परिपक्वता तिथि के पहले होना चाहिए, मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता तिथि के पहले हस्तांतरित होना चाहिए। ठीक है, 24 जुलाई हमारे एग्जाम्पल में थी, उसके पहले होना चाहिए। तीसरा, संपत्ति पर स्वताधिकार। स्वताधिकार का अर्थ समझ गए आप कि मिस्टर रोशन को जो भी संपत्ति मिलेगी, भले ही मिस्टर मिलिंद को ये संपत्ति चोरी की है, झूठ बोलकर दी गई है, कपट के द्वारा दी गई है या स्मगलिंग की है, कुछ भी हो, लेकिन मिस्टर रोशन पे इसका अधिकार क्या रहेगा? स्वताधिकार रहेगा। और चौथा है धारक, जो संपत्ति उन्हें दी गई है, जो विनिमय विपत्र दिया गया है, उसका जो है धारक के द्वारा ही ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? 4। अब यदि यथाविधि धारक की परिभाषा भी आप इन चारों को मिलाकर मैंने समझाई, विशेषताएं लिखने को आती हैं, तब भी आप यही विशेषता लिखेंगे कि पर्याप्त प्रतिफल के बदले में दी गए विपत्र ही यथाविधि धारी कहलाता है। परिपक्वता तिथि के पहले ट्रांसफर होना चाहिए। संपत्ति पर स्वताधिकार बता दिया मैंने आपको, मिथ्या विवरण या और धारक होना जरूरी है। मतलब जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है, तो मिस्टर मिलिंद जो है उसका होल्डर हो, उन्हें संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार नियमानुसार मिला हो। ठीक है, तो ये हुआ यथाविधि धारक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनको डिफरेंस आ सकता है धारक और यथाविधि धारक में, तो डिफरेंस आप लिख सकते हैं इन चारों के आधार पर। इन चारों के आधार पर आप अंतर बना सकते हैं कि पर्याप्त प्रतिफल के बदले में और धारक में कोई संपत्ति फ्री में भी हो सकती है, फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। परिपक्वता तिथि के पहले हस्तांतरित, और इसमें नियम है कि बाद में भी हस्तांतरित होती है तो भी वह धारक ही रहता है, लेकिन यथाविधि धारक बनने के लिए मैच्योरिटी डेट से पहले ट्रांसफर होना चाहिए। संपत्ति पर स्वताधिकार, लेकिन धारक को अच्छा स्वताधिकार नहीं मिलता है। यदि चोरी की कोई संपत्ति इनके पास आ गई है तो वह फ्रॉड माना जाएगा, धोखा माना जाएगा, तो स्वताधिकार नहीं होता है। और धारक है
लेकिन धारक का यथाविधि धारक होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यथाविधि धारक में धारक सम्मिलित है। ठीक है, इसमें यथाविधि धारक धारी सम्मिलित नहीं है, धारी सम्मिलित नहीं है, और यथाविधि धारी में धारक सम्मिलित है। ठीक है, इंक्लूजन। अब इसमें जो है बनता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलने वाले विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार कौन कौन से हैं यदि वो यथाविधि धारक है। जो धारक को नहीं मिलते हैं, यथाविधि धारक को मिलते हैं। मतलब हमारे उदाहरण से ज्यादा अच्छे से हमको याद रहेगा, इसलिए मैं उदाहरण बता रही हूँ। मिस्टर रोशन को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है यदि मिस्टर मिलिंद उनको कोई विनिमय विपत्र देते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा कि यदि जो है मिस्टर मिलिंद ने कोई ऐसा विपत्र दिया है जो अपूर्ण है, कुछ उसमें गड़बड़ है, ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने ट्रांसफर किया है वो अपूर्ण है, अपूर्ण विपत्र, टिकट नहीं लगा है, गलत है, अमाउंट में मिस्टेक है, कुछ भी अपूर्ण विपत्र है, तब भी मिस्टर रोशन को क्या होगा, विशेष अधिकार रहेगा कि वह संपत्ति के पूरे पूरे पैसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अपूर्ण विपत्र की दशा में स्वतः अधिकार वाला जो उनका स्पेशल जो राइट है उसी से संबंधित उनके विशेषाधिकार है पूरे। दूसरा, मिथ्या वर्णन की दशा में, मिथ्या वर्णन की दशा में भी मतलब मिस्टर मिलिंद को ये डॉक्यूमेंट, ये विपत्र जो है झूठ बोलकर या गलत अमाउंट लिखकर या कपट के द्वारा मिला है, तो भी मिस्टर रोशन को विशेष अधिकार है कि वो पूरे पूरे पैसे रिसीव करेगा। बस इसी से संबंधित सारे पॉइंट है। फिर है कपट की दशा में, ठीक है, उसको विशेष अधिकार रहेगा कि पूरे पैसे मिलेंगे। चौथा जो है पूर्व दायित्व की जिम्मेदारी नहीं, पूर्व दायित्व की जिम्मेदारी नहीं। यदि जो है मिस्टर रोशन को जो विपत्र मिला है, मतलब ये हमारे विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है इनको, तो मिस्टर रोशन को विपत्र मिला है और उस पर 4 लोग आकर खड़े हो गए कि ये विपत्र तो हमारा है, ये जो है धोखा किया गया था, और 4 लोग आकर बोल रहे हैं कि ये हमारे पैसे का विपत्र है, तो बिल्कुल नहीं, चूंकि ये उन्हें स्वताधिकार मिला है, यथाविधि धारक है ये, तो पूर्व दायित्व की जिम्मेदारी इनकी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर अवैधानिक प्रतिफल हो, मिस्टर मिलिंद ने ये कैसे प्राप्त किया, कौन सा ट्रांजैक्शन था, कौन सी स्मगलिंग थी, काला बाजारी के बदले में प्राप्त किया था, उससे मिस्टर रोशन को कोई मतलब नहीं है। तो यदि अवैधानिक प्रतिफल के स्वरूप भी जो है, हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, तो फिर जो है वो धारक कहलाएंगे। और लेकिन यथाविधि धारक यदि हैं, तो यदि मिस्टर मिलिंद ने ये अवैधानिक तरीके से प्राप्त किया है, प्रतिफल अवैधानिक है, तब भी मिस्टर रोशन को विशेष अधिकार है कि उन्हें पूरा पूरा पैसा जो है वो रिसीव होगा। नेक्स्ट है हमारा कि कल्पित नाम, इमेजिनरी नाम। यदि मिस्टर मिलिंद बाद में आकर कहे कि मिस्टर सोहन तो कोई व्यक्ति नहीं था, मतलब फ्रॉड नाम से दे दिया है, इस नाम का तो व्यक्ति ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी मिस्टर रोशन को, मतलब जो यथाविधि धारक है, उसको यह अधिकार रहेगा कि उसे अपना पैसा पूरा पूरा मिले। फिर है आपका शर्त युक्त सुपुर्दगी। हमने ये पढ़ा कि विनिमय साध्य विलेख में कभी भी कोई कंडीशन नहीं होती है, शर्त नहीं होती है। यदि मिस्टर मिलिंद ने यहाँ पर हमारे उदाहरण के हिसाब से ये जो विपत्र है वो शर्त सहित प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब इसको इंडोर्स किया, प्रस्थापित किया, मिस्टर रोशन को दिया, तो भी मिस्टर रोशन जो है यहाँ डिफॉल्टर घोषित नहीं होंगे। उन्हें विशेष अधिकार रहेगा कि भले ही ये विपत्र शर्त युक्त है, फिर भी जो है उन्हें उनका पैसा पूरा मिलेगा। तो ओवरऑल मिलाकर यथाविधि धारक को किसी भी कंडीशन में डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाता है, पूर्व प्रस्थापन, पूर्व पार्टी की कोई भी गड़बड़ के लिए। ठीक है, तो ये होता है यथाविधि धारक के विशेष अधिकार। यूनिट 3 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2002। अभी हमने जो पढ़ा है वो विनिमय साध्य विलेख जो हमारा रनिंग में चल रहा है। 2002 में कुछ सेक्शंस में, कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो विनिमय साध्य विलेख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चेक के अनादरण की हुई, चेक का डिसऑनर। तो और उसका मेन रीजन क्या रहता था? खातों में अपर्याप्त निधि, मतलब चेक इशू कर दिए जाते थे ड्रॉअर के द्वारा, लेखक के द्वारा, और उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता था, पैसा नहीं रहता था। इसके कारण चेक जो है बहुत ज्यादा डिसऑनर हो रहे थे और उसके केसेस जो है बहुत ज्यादा पेंडिंग हो रहे थे। तो इस संबंध में निराकरण करने के लिए विनिमय साध्य विलेख में संशोधन किया गया, जिसकी धारा 138 से 142, 147 तक जो है इसमें नए प्रावधान ऐड किए गए हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत 17वां अध्याय जो है ऐड किया गया है। तो धारा 138 सेक्शन 138 क्या कह रही है कि ऋण सब, इसमें जो है प्रोसेस बताई है कि 138 के अंतर्गत कौन से नियम हैं, क्या नियम ऐड किए गए हैं। तो ऋण या अन्य दायित्व के लिए चेक का निर्गमन, मतलब यदि आपको चेक अनादरण हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो पहले चेक जो है वह किसी ऋण के भुगतान में या किसी दायित्व के भुगतान में निर्गमन होना चाहिए। फिर जो चेक जिस तारीख को लिखा है उसके 6 माह के अंदर कभी भी उसको सामने वाली पार्टी ने, जैसे हम देखें यहाँ सोहन और मिलिंद, सोहन ने एक चेक मिलिंद को लिखा है, तो मान लीजिए ये 15 दिसंबर को लिखा है, तो 15 दिसंबर को सोहन ने चेक लिखा है मिलिंद के लिए, तो मिलिंद को 6 महीने के अंदर इसे प्रस्तुत कर देना है, ठीक है। और वहां पर जाकर जब मिलिंद बैंक अकाउंट में प्रस्तुत करते हैं चेक को ले जाकर, तो वह चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। बैंक के द्वारा कह दिया जाता है कि मिस्टर सोहन के अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है, इस कारण से चेक अनादरण हो गया। फिर 30 दिन के अंदर सूचना, जैसे ही चेक डिसऑनर होता है तो बैंक को इसकी सूचना और ड्रॉई को इसकी सूचना जो है ड्रॉअर को 30 दिन के अंदर देनी है, तभी ये धाराएं वर्क करेंगी। और उसके बाद फिर वैधानिक सूचना दी जाती है ड्रॉअर को कि 15 दिन का समय आपको दिया जाता है, आप मिलिंद को उनके पैसे दे दीजिए। यदि 15 दिन के अंदर भी भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर मिस्टर मिलिंद को यह अधिकार रहेगा कि वह केस फाइल कर दे। तो और यदि जो है 15 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं किया जाता है चेक के अनादरण का, तो सजा दी जाती है वो 1 वर्ष या 2 वर्ष, और साथ में जुर्माना पेनल्टी भी लगाई जाती है, जो कि चेक की राशि का 3 गुना, चेक की राशि का 3 गुना हो सकती है, या दोनों भी लगाई जा सकती है। सजा और पेनल्टी दोनों भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। फिर धारा 139 जो है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, चेक डिसऑनर हो गया है, तो धारा 139 जो है वो कह रही है कि चेक निर्गमन का क्या कारण था, चेक किस संबंध में दिया गया था, किसी दायित्व के भुगतान में दिया गया था या किसी ऋण के रूप में दिया गया था। फिर 140 जो है वह इस बात को चेक करेगी कि चेक डिसऑनर का क्या कारण रहा है। इस संबंध में जो है इशू करते समय ये नहीं मान लिया जाएगा कि जो मिस्टर सोहन है, ड्रॉअर है जिसने चेक लिखा है, उसको पहले से पता था कि वह उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उसको हटाकर चेक का डिसऑनर का रीजन क्या रहा है वो देखा जाता है। 141 जो है ये कंपनी को यदि चेक इशू किया, कंपनी ने चेक इशू किया है तो उस संबंध में है, तो इस संबंध में चूंकि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसके संबंध में कंपनी के जो अधिकारी रहेंगे वो लायबल रहेंगे चेक का भुगतान करने के लिए यदि अनादरित हो जाता है। तो 141 सेक्शन जो है वो कंपनी से संबंधित, यदि कंपनी ने कोई चेक इशू किया है और डिसऑनर हो जाता है। 142 जो है, यदि किसी व्यक्ति का, मतलब मिस्टर मिलिंद को यहाँ कंप्लेन करनी है, शिकायत दर्ज करनी है 138 के अंतर्गत, यदि उसके साथ चेक डिसऑनर हुआ है
तो वह 142 सेक्शन के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, 143 में जो है, जो कंप्लेंट की गई है धारा 142 के अंतर्गत, 143 के अंतर्गत उस पर विचार किया जाएगा, मामले को पूरा चेकआउट किया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा। 144 में सम्मन जारी करना, नोटिस जारी किया जाएगा जिस पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। यदि हमारे उदाहरण में देखें तो सोहन को नोटिस, सम्मन जारी करना मतलब नोटिस जारी किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस। उसके बाद 145 जो सेक्शन है उसमें मिस्टर सोहन को समय दिया जाएगा कि आप अपनी प्रूफ, सबूत हो आपके पास कि इस कारण से चेक जो है डिसऑनर हो गया, ये रीजन रहा, मैं अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाया, जो भी रीजन है उसके लिए समय दिया जाएगा। 146 जो है वो बैंक से प्रूफ मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे कि कैसे चेक डिसऑनर हुआ है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल और जो पर्ची डिसऑनर के समय लिखकर दी है वह सबूत जो है वो मांगे जाएंगे। 147 जो है वो कंपाउंडेबल केस के संबंध में रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर यह डिसाइड हो जाएगा कि मिस्टर सोहन के ऊपर केस लगना है, चेक डिसऑनर का केस इनके ऊपर फाइल करना है। और 148 जो है बहुत अच्छी सेक्शन इसमें ऐड की गई है 2002 में कि 15 दिन के अंदर चेक की राशि का 20% जो है ड्रॉई को, मतलब जिसको पैसा देना था और चेक डिसऑनर हो गया, उसको 20% मुआवजे की राशि के तौर पे विदिन 15 डेज जो है पहले उसमें देना कंपलसरी रहेगा। तो ये जो है 2002 में जो चेंजेस किए गए हैं वह इसमें आपको 138 से लेके 142 जो है शिकायत दर्ज करवाने तक है, और आगे की सेक्शंस जो हैं इसके संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए है। तो यदि आपको 2002 आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट बनाकर इस सेक्शंस को लिख सकते हैं।